इन द सेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक का वेटेज 30% का है। 100 मार्क में से 30 मार्क ऑप्टिक्स पर से होते हैं। एज फार एज IIT JEE is concerned, this chapter have got weightage anywhere from 15% to 25%. मिनिमम 15% हमेशा होता ही है। ऐसा कोई IIT JEE का पेपर नहीं हो सकता जिसमें 100 में से 15 मार्क का ऑप्टिक्स नहीं हो, और मैक्सिमम 25%। वैसे एक पेपर ऐसा तक देखा गया है जिसमें 35% ऑप्टिक्स था, बट दैट्स मतलब वंस अपॉन अ टाइम। जनरली एनीवेयर फ्रॉम 15 to 25%, कभी 20%, कभी 22%, कभी 18% इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज होता है। किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेंगे, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेटेज 15% से 25% के बीच में होता है। हायर साइड में इसलिए होता है क्योंकि यह 12th बोर्ड का टॉपिक है। जितने भी टॉपिक्स 12th बोर्ड में हैं, उन सभी टॉपिक के वेटेज IIT JEE में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से थोड़े ज्यादा हैं। इस वजह से यह टॉपिक मैं सबसे पहले करा रहा हूं। इस टॉपिक की एक और खास बात है, इट्स अ लिमिटेड टॉपिक। लिमिटेड टॉपिक से मेरा मतलब है द कंसेप्ट एंड फंडामेंटल्स इन्वॉल्व इन द टॉपिक आर लिमिटेड। जैसे यदि हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में हम मैकेनिक्स को ही ले लें, तो मैकेनिक्स इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड से मतलब है कितना भी कर लो कभी खत्म नहीं होता, जितना करते जाओगे उतना बढ़ते जाएगा, जितना करो उतना कम है। ऐसा इस ऑप्टिक्स के साथ में नहीं है। एक लिमिटेड टॉपिक है, मतलब कंसेप्ट और फंडामेंटल्स की एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड प्रॉब्लम्स नहीं बन पाते। और जितना मैं आपको क्लास में करा रहा हूं, जितने कंसेप्ट मैं आपको क्लास में बता रहा हूं, उस पर बेस्ड जितने आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, जितने पैकेज दे रहा हूं, यदि 100% कंप्लीट कर लिया जाए, देन इट्स अ गारंटी JEE में किसी भी तरह का कैसा भी आने वाला सवाल आप करोगे, ऐसा हो नहीं सकता मेरे पढ़ाने के बाद और जितना असाइनमेंट में दे रहा हूं उतना सारा कर लेने के बाद में JEE में कोई प्रॉब्लम आए और वो आप नहीं कर पाओ। स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टिल लास्ट डे, यदि आप सारी क्लासेस अटेंड करते हो, रेगुलरली जितने मैं असाइनमेंट देता हूं उनको अप टू डेट तरीके से करते जाते हो, जितने प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत अच्छा, जितने नहीं आते हैं उनको क्लास में डिस्कस कर लेते हो, सारे सवाल पूछ लेते हो, सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हो, उसके बाद 100 में से यह 20 मार्क तो आपके निश्चित हो ही जाते हैं, फिक्स है जो आपको आना है, बशर्ते आप किसी तरह के सिली मिस्टेक्स नहीं करो। इसीलिए सबसे पहले मैं ऑप्टिक्स चालू करता हूं, हाई वेटेज एंड अ सॉर्ट ऑफ गारंटी। कैलकुलेशंस भी इस टॉपिक में लिमिटेड होते हैं, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होते, टॉपिक समझना भी आसान है। हां, आपको क्लास रेगुलरली अटेंड करने की जरूरत पड़ेगी। एक बात मान के चलो, आपने एक भी क्लास बीच में मिस करी, आपकी कंटिन्यूटी, आपका लिंक ब्रेक हो जाएगा और आप आगे की 4 क्लास तक नहीं समझ पाओगे। जरूरी है बिल्कुल कंटिन्यूसली रेगुलरली इन क्लासेस को अटेंड करना। देखिए, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट एनर्जी, व्हाट डू सन रेडिएट, what propagate from sun to earth, what do we receive, why do we feel hot। हम जब धूप में खड़े हो जाते हैं तो क्यों हमें गर्मी का एहसास होता है। सन एग्जैक्टली क्या चीज रेडिएट कर रहा है, क्या चीज सन से लेकर अर्थ तक प्रोपोगेट कर रही है। इट हैड ऑलवेज रिमेन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। कई सारे थियोरी
इस बात को समझाने के लिए आई कि आखिर ये जो लाइट एनर्जी है इसका एग्जैक्ट नेचर क्या है। ढेर सारी थ्योरी में दो थ्योरी सबसे बेहतर थी, दो थ्योरी को मैक्सिमम रिकॉग्निशन मिला और इनफैक्ट सिर्फ इन्हीं दो थ्योरी को रिकॉग्निशन मिल पाया। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड हाइजेंस वेव थ्योरी। न्यूटन ने कहा सन रेडिएट corpuscles, particles called corpuscles. Corpuscles propagate from sun to earth. We used to receive corpuscles. These corpuscles are energy carrier. न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में अपने कॉर्पस्कुलर्स को, अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करा, उनका नेचर, उनका बिहेवियर डिटेल में एक्सप्लेन करा। इनफैक्ट न्यूटन ने एक पतली सी बुक लिखी थी, 32 पेज की बुक थी। उसका टाइटल, उस बुक का टाइटल उसने दिया था ऑप्टिक्स। और उसी बुक के टाइटल पर आज भी दिस फील्ड ऑफ फिजिक्स, this branch of physics, we call it optics. न्यूटन के उसी बुक के टाइटल पर। न्यूटन ने क्यों वो टाइटल दिया, दैट इज बॉदेशन, मुझको भी नहीं पता कि क्यों उसका नाम ऑप्टिक्स दिया, लेकिन चूंकि उस बुक का नाम ऑप्टिक्स दिया इसलिए आज भी हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को आज भी हम ऑप्टिक्स ही कहते हैं। न्यूटन ने कहा कि उसके कॉर्पस्कुलर्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, इसी वजह से लाइट का अलग अलग कलर होता है। कॉर्पस्कुलर्स बड़े होते हैं तो एनर्जी ज्यादा, छोटे होते हैं तो एनर्जी कम। यह कॉर्पस्कुलर्स इलास्टिक कोलिजन कर सकते हैं। न्यूटन ने उस समय लाइट के जितने भी फिनोमेना पता थे उन सभी फिनोमेना को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। लाइट के बारे में उस समय 4 बातें पता थी। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, मतलब कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, मिरर से टकराने पर, पानी से टकराने पर लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से हम अपनी इमेज देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई लाइट रे दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट कर सकती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में भी इस चैप्टर में बताऊंगा। यह चारों फिनोमेना जो उस समय पता थे, बात 1794 की कर रहा हूं मैं, यह चारों फिनोमेना जो उस समय पता थे वह न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन करे। साइमल्टेनियसली न्यूटन का ही कंटेम्पररी, उसी का कोलीग हाइजन ने भी एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट, ऑल्टरनेटिव सजेशन दिया। उसने कहा हो ना हो लाइट रे वेव नेचर की हो सकती है। सन हो सकता है वेव्स एमिट कर रहा हो सकता है वेव्स सन से अर्थ तक प्रोपोगेट कर रही हो सकता है वेव्स रिसीव कर रहे हो। मे बी द वेव्स आर एनर्जी कैरियर। वेव का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा एनर्जी। वेव की अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से वेव का लाइट का अलग अलग कलर। हाइजन ने भी उस समय लाइट के जितने फिनोमेना पता थे उन सभी फिनोमेना को अपनी वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया था। इनमें से एक थ्योरी एक्सेप्ट हुई, एक थ्योरी रिजेक्ट हुई। मुझको अभी कौन सी थ्योरी एक्सेप्ट हुई, कौन सी थ्योरी रिजेक्ट हुई, इस बात से मतलब नहीं है। हाइजन ने भी कहा था
चूंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए लाइट एनर्जी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट होती हुई दिखती है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रे ऑब्जर्व होता है। अब इससे ज्यादा डिटेल में न्यूटन्स थ्योरी और हाइजेंस थ्योरी में इस समय मैं नहीं जानना चाहता। मैं इन दोनों ही थ्योरी का एक कॉमन कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूं, एंड दैट इज both of them had concluded, both of them had observed rectilinear propagation of light ray, light energy. लाइट एनर्जी हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है, एंड विथ एनी ऑब्स्टेकल, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आने पर देयर इज अ शैडो। With this conclusion, we can always say that light energy propagate in the form of ray. Light energy ray के form में propagate करती है। Now, how do we define ray as? Ray is defined as a straight line which is fixed at one end and which could be extended up to infinity on another end. Any straight line जो कि एक एंड पर बिल्कुल फिक्स है और दूसरे एंड पर इंफिनिटी तक प्रोपोगेट की जा सकती हो, सच अ लाइन इज सेड टू बी अ रे। हम लाइट एनर्जी को भी एक रे के फॉर्म में देख सकते हैं। हम यह कहेंगे कि यह जो फिक्स पॉइंट है वह लाइट एनर्जी का सोर्स होगा, और लाइट एनर्जी सोर्स से चलते हुए इंफिनिटी तक कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन में जा सकती है। Hence, we call it ray optics. इसीलिए इस चैप्टर को मैं रे ऑप्टिक्स कह रहा हूं। पूरे चैप्टर में हम लाइट एनर्जी को एक रे के रूप में, एक रे के फॉर्म में आगे बढ़ता हुआ, लाइट एनर्जी को एक रे के फॉर्म में आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। एक और बात, यह जो हमारी लाइट रे है, इट वुड ओबे all the laws of geometry, all the theorems of geometry that we had studied during our 7th, 8th, 9th and 10th standard. जो आपने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में जो ज्योमेट्री की ढेर सारी थ्योरम पढ़ रखी है, वह सभी थ्योरम हमारी यह लाइट रे ओबे करेगी। यदि आपको वह थ्योरम सारी दिमाग में अच्छी तरह से बैठी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है। रे ऑप्टिक्स समझने में बड़ी आसानी होगी, और यदि नहीं बैठी हुई है तो बैठ जाएंगे। मैं जब जब थ्योरम बताऊंगा, जब जब रे ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री की थ्योरम को लगाऊंगा, तब तब उनको रिकॉल करना, क्योंकि ज्योमेट्री की सारी थ्योरम इधर फॉलो हो रही है। हेंस वी ऑल्सो कॉल इट ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। इस चैप्टर को हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी टाइटल देंगे, क्योंकि हर जगह पर हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, ज्योमेट्री की थ्योरम्स का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, हमें लाइट रे के साथ होने वाले कई सारे फिनोमेना इस चैप्टर में पढ़ने हैं। विल स्टडी फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन भी कई तरह से हो सकता है। It may be through plane mirror, it may be through curved mirror. We'll study phenomena of refraction. Refraction through plane surface, refraction through curved surface. हम dispersion study करेंगे, हम total internal reflection study करेंगे। हम इस तरह के कई phenomena इधर study करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। I'll start with the phenomena of reflection. मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, लाइट रे
किसी सरफेस पर से टकराती है और वह रिफ्लेक्ट होती है। यह जो सरफेस है जिससे लाइट रे टकरा रही है किसी भी तरह का हो सकता है। इट मे बी प्लेन और कर्व्ड। कर्व्ड सरफेस समझने से पहले मैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर समझाऊंगा। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, देखिए दिस इज एनी थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस। थिन मतलब पतला, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। इस तरह का कोई थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस है। इस थिन ट्रांसपेरेंट प्लेन सरफेस है। इसे एक तरफ से पेंट कर दिया जाए, इट्स पेंटेड ऑन वन साइड। Now, such a simple device is said to be the plane mirror. इसी सिंपल डिवाइस को हम प्लेन मिरर कहते हैं। Now, any light ray that hits the plane mirror at any point is said to be the incidence ray. कोई सी भी लाइट रे यदि इस प्लेन मिरर को हिट करती है तो इस लाइट रे को हम इंसिडेंस रे कहते हैं। दिस इज द पॉइंट एट विच लाइट रे हिट्स द प्लेन मिरर। दिस पॉइंट इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वह पॉइंट है जहां पर लाइट रे हिट करती है। At this point of incidence, we can always draw an imaginary line perpendicular to plane mirror. इस point of incidence पर मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। And this imaginary line is said to be the normal. Normal, always remember, it's an imaginary line drawn at the point of incidence perpendicular to plane mirror. After hitting, after getting incidented, the light ray returns back in the same medium. मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद, मिरर पर हिट करने के बाद यह लाइट रे उसी मीडियम में लौट जाती है। This phenomena of returning back of the light ray in the same medium after hitting a surface, this phenomena is said to be the phenomena of reflection. इसी phenomena को हम phenomena of reflection कहते हैं, and this is said to be the reflected ray. The angle between incidence ray and normal is said to be the angle of incidence. इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल इज सेड टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज सेड टू बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ डेफिनेशन दी मैंने। इंसिडेंस रे, नॉर्मल पहले डिफाइन कर दिया मैंने, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, और
इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देन we used to say associated with this phenomena of reflection we have got two laws of reflection. Associated with this phenomena of reflection we have got two laws of reflection. The first law is incidence ray, reflected ray and normal lie on same plane. Incidence ray, reflected ray and normal they lie on same plane. अब देखिए तीन लाइनें, जरा सोचिए, दो लाइन यदि किसी एक पॉइंट से पास हो तो वह हमेशा एक प्लेन बनाती है. राइट नाउ इट्स द प्लेन ऑफ बोर्ड. दो लाइन यदि किसी एक पॉइंट से पर इंटरसेक्ट हो जाए तो यह दोनों लाइन मिलकर हमेशा एक प्लेन बनाएंगी. मैं कहता हूं तीसरी लाइन भी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास हो. ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि वह तीसरी लाइन भी उसी प्लेन पर हो. इन दैट केस वह तीसरी लाइन कैसी भी हो सकती है, इस तरह से इसी पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन वह कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है. और वह तो एक स्पेशल केस ही होगा कि जब तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो और उसी प्लेन पर भी आ जाए. वह तो एक स्पेशल केस ही है कि तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है और साथ में एक ही प्लेन पर ही है. और वही स्पेशल केस फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन में भी है कि यह तीन लाइनें हैं, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, एक ही पॉइंट से पास हो रही है. न केवल एक पॉइंट से पास हो रही है बल्कि यह एक ही प्लेन पर भी है. इट मींस द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन इट्स अ टू डायमेंशनल फिनोमेना. It's a planar phenomena. Means the phenomena of reflection can be drawn on the board. Phenomena of reflection can be represented on plain paper. मिरर कैसा भी हो, लेकिन रिफ्लेक्शन फिनोमेना को बोर्ड पर ड्रॉ करा जा सकता है, उसको प्लेन पेपर पर कॉपी पर रिप्रेजेंट करा जा सकता है, क्योंकि यह टू डायमेंशनल फिनोमेना है, क्योंकि यह तीनों लाइन एक ही प्लेन पर लाई कर रही. द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यह एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं. एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड नॉर्मल and angle between reflected ray and normal they are always equal. यह दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. This is the second law of reflection. एक और बात, phenomena of reflection also obeys the law of reciprocity. Now what do you mean by the law of reciprocity? It means that if this is incidence ray and this is reflected ray, यदि यह इंसिडेंस रे है और यह रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बजाय यदि इसे इंसिडेंस रे बना दिया गया होता तो पहले वाली रे रिफ्लेक्टेड रे हो जाती. This is the law of reciprocity. If this ray 1 is incidence ray and ray 2 is reflected ray, instead यदि ray 2 incidence ray होती तो ray 1 in that case reflected ray हो जाती. This is the law of reciprocity. Phenomena of reflection किसी भी तरह से हो हमेशा law of reciprocity फॉलो करता है. देखिए
यह कोई प्लेन मिरर है, this is any plane mirror M, and this is any point object O placed in front of the plane mirror. कोई प्लेन मिरर है और उसके सामने यह कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, बड़े से ऑब्जेक्ट में किसी भी एक पॉइंट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। जैसे यह कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में इस पॉइंट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैंने मिरर के सामने इस तरह का कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा। नाउ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट emits infinite rays in all the direction. यह पॉइंट ऑब्जेक्ट चारों तरफ इनफाइनाइट रेस एमिट करता है। And observe that all such rays emitted by this point object are divergent in nature. What do you mean by divergent nature? Divergent nature से मेरा मतलब है जैसे जैसे यह रेस आगे बढ़ती हैं एक दूसरे से दूर जाती है। जैसे जैसे यह रेस आगे बढ़ती हैं एक दूसरे से दूर जाती है। रेस आगे बढ़ते जाए और एक दूसरे से दूर जाती जाए तो ऐसी रेस को डाइवर्जेंट रेस कहते हैं। ऑल द रेस एमिटेड बाय दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जेंट इन नेचर एंड सच अ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ रियल ऑब्जेक्ट। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हमेशा रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट डाइवर्जेंट रेस एमिट कर रहा हो मतलब वह रियल ऑब्जेक्ट है, या फिर यदि कहीं पर रियल ऑब्जेक्ट है मतलब वह ऑब्जेक्ट डाइवर्जेंट रेस एमिट करता है। रियल ऑब्जेक्ट ऑलवेज एमिट डाइवर्जेंट रेस। इफ देयर आर डाइवर्जेंट रेस दैट इज अ रियल ऑब्जेक्ट। इनफाइनाइट रेस इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से चारों तरफ डाइवर्ज होती है। इनफाइनाइट रेस इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से चारों तरफ डाइवर्ज होती हैं और इन इनफाइनाइट रेस में से a fraction of rays would be incidented on the mirror. ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट रेस एमिट करता है उन इनफाइनाइट रेस में से एक फ्रैक्शन मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है। ऑब्जेक्ट के लिए भले ही एक वह छोटा सा फ्रैक्शन हो, लेकिन फिर भी मिरर पर इनफाइनाइट रेस ऑब्जेक्ट से चल के इंसिडेंट हो रही है। इनफाइनाइट रेस ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होके मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। इनफाइनाइट रेस मिरर पर इंसिडेंट होने वाली रेस भी डाइवर्जेंट नेचर की है। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी कहीं डाइवर्जेंट रेस इंसिडेंट हो रही है इसका मतलब वहां पर एक रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट ही डाइवर्जेंट रेस एमिट करता है। डाइवर्जेंट रेस इंसिडेंट होना मतलब रियल ऑब्जेक्ट होना। अब मैं कहता हूं इनफाइनाइट रेस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, यह सभी रेस मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी। एक एक रे की रिफ्लेक्टेड रे बनाई जा सकती है एंड ऑल दोस रिफ्लेक्टेड रे वुड ऑलवेज ओबे द टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेस हैं वह इन दोनों ही लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी। यह रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यह इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यह इस तरह से
इस तरीके से यह सारी रेस रिफ्लेक्ट होती जाएंगी और एक एक लाइट रे के रिफ्लेक्शन के दौरान हमेशा यह इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड इन नॉर्मल सेम प्लेन में आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। यदि कोई ऑब्जर्वर मिरर के सामने इधर से ऑब्जर्व करेगा तो इस ऑब्जर्वर को यह सभी रेस मिरर के पीछे कहीं इधर से आती हुई दिखाई देंगी। यह ऑब्जर्वर जो मिरर के सामने ऐसे आके ऑब्जर्व कर रहा है, उस ऑब्जर्वर को यह सभी रेस मिरर के पीछे इधर से कहीं आती हुई दिखाई देंगी। इस ऑब्जर्वर को इस पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी ही कोई चीज, कोई परछाई मिरर के पीछे इधर कहीं दिखाई देगी। यह जो ऑब्जर्वर को मिरर के पीछे पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ जैसा ही कुछ जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं इमेज। एक्चुअली वहां कुछ है नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा है। चूंकि वहां कुछ है नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा है, इस तरह की इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इस तरह की इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखें, मेक इट अ नोट, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म virtual image of all real object. प्लेन मिरर हमेशा सभी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्चुअल इमेज? पहली बात, वर्चुअल इमेज कुछ होती नहीं है या सिर्फ दिखाई देती है। दूसरी बात, वर्चुअल इमेज can always be observed only if the observer align himself with the reflected rays. Virtual image सिर्फ तभी ऑब्जर्व की जा सकती है जब ऑब्जर्वर अपने आप को रिफ्लेक्टेड रेस के साथ अलाइन कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन, यदि यह बोर्ड एक प्लेन मिरर होता, यदि यह बोर्ड एक प्लेन मिरर होता और मैं अपने आप को इस प्लेन मिरर के द्वारा देखना चाहूं और मैं अपने आप को देखने के लिए इधर कहीं कॉर्नर में खड़ा हो जाऊं, इस तरह से कहीं खड़ा हो जाऊं, क्या मैं अपनी इमेज इसके थ्रू देख सकूंगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझसे, नाउ आई एम एन ऑब्जेक्ट, मुझसे रेस डाइवर्ज होके मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। मान लीजिए यहां कोई मिरर है, दिस इज अ मिरर, लेट अस से, मुझसे रेस डाइवर्ज होके इस तरह से मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। इस तरह से इंसिडेंट होने के बाद वह इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इंसिडेंस रेस ऐसी है और रिफ्लेक्टेड रेस ऐसी है। मैं उन रिफ्लेक्टेड रेस के साथ अलाइंड नहीं हूं। मैं अपनी इमेज इस मिरर के द्वारा नहीं देख सकता। यदि मुझे अपनी इमेज देखनी है तो जरूरी है इस मिरर के ठीक सामने इस तरह से आने की। जब मैं मिरर के सामने इस तरह से आऊंगा, नाउ आई बीइंग एन ऑब्जेक्ट, मुझसे रेस इस तरह से डाइवर्ज होकर मिरर पर इंसिडेंट होंगी। मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, बिल्कुल ठीक पीछे इस तरह से आएंगी। और अब मैं एक ऑब्जर्वर हूं,
और मैं उन रिफ्लेक्टेड रेस के साथ में अलाइंड हूं, और चूंकि मैं उन रिफ्लेक्टेड रेस के साथ में अलाइंड हूं, इसलिए मुझे अपनी वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे कहीं दिखाई देगी। यदि मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट से रेस ऐसे जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएंगी, और मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में वहां कहीं पीछे देख सकूंगा। यदि मैं इस जगह पर आ जाता हूं तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि इसकी रेस ऐसे जाएंगी, ऐसे जाके इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। अब मैं लाइन नहीं हूं। अब इधर आने के बाद तो इधर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इसकी रेस ऐसे आएंगी और मैं इसकी इमेज देख सकूंगा। What I mean to say is कि वर्चुअल इमेज यदि आपको ऑब्जर्व करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट से रेस डाइवर्ज होकर मिरर पर इंसिडेंट हो, वह रेस रिफ्लेक्ट हो, और उन रिफ्लेक्टेड रेस के साथ में आपको अपने आप को अलाइन करना होगा। यदि आप उन रिफ्लेक्टेड रेस के साथ में अलाइंड नहीं हो तो उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं देख सकते। वर्चुअल इमेज कैन नेवर बी टेकन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता। और प्लेन मिरर के द्वारा किसी भी रियल ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा वर्चुअल ही होती है, और यह वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही बनती है। अब एक और स्थिति देखिए, यह कोई प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर पर यह कोई रेस इंसिडेंट हो रही है। मैं कहता हूं दिस आर द रेस incidented or emitted by same single point source and incidented on the mirror like this. यह दोनों रेस they are emitted by same single point source. एक पॉइंट सोर्स से द्वारा, एक पॉइंट सोर्स के द्वारा एमिट होने के बाद, एक पॉइंट सोर्स के द्वारा डाइवर्ज होने के बाद यह दोनों रेस मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट हो गई। पहला सवाल उठता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या एक पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज होने के बाद दो रेस मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट हो सकती हैं? हां, ऐसा हो सकता है। मैं ऑप्टिक्स में हल्का सा आगे जाके आपको बताता हूं, वहां अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको एक जनरल आइडिया है। यू नो अबाउट लेंस। इस तरह की लेंस आपने 9th और 10th में देख रखी है। इस लेंस के सामने यह पॉइंट सोर्स रख दिया जाए, इस पॉइंट सोर्स से यह रेस, दो रेस डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्जेंट रेस आर एमिटेड by the point source S. Divergent rays are incidented on the lens. इसलिए इस सोर्स S को रियल ऑब्जेक्ट कहा जाना चाहिए। यह दोनों रेस लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद, लेंस के द्वारा रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह से कन्वर्ज होके किसी एक पॉइंट पर मिलती है,
और चूंकि यह दोनों रेस कॉन्वर्ज हो गई, कॉन्वर्ज होके इस एक पॉइंट पर मिल गई, हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर एक इमेज बन जाएगी और उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। मैं अभी रियल इमेज के बारे में और भी डिटेल में समझाता हूं। लेंस के द्वारा यह डाइवर्जेंट रेस रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह से कन्वर्ज हो गई, लाइट एनर्जी इस जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो गई, लाइट एनर्जी इस जगह पर कन्वर्ज हो गई और इस जगह पर हमें एक इमेज मिल जाएगी और इस इमेज को रियल इमेज कहेंगे। मैं कहता हूं इन दोनों रेस के मिलने से पहले, इस रियल इमेज के बनने से पहले हमने इधर एक मिरर रख दिया। इस रियल इमेज के बनने से पहले हमने इधर एक मिरर रख दिया। अब मैं कहता हूं दिस टू रेस आर एमिटेड बाय सेम single point source incidented on the mirror like this. यह रेस इस लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेस है, लेकिन लेंस की यह जो रिफ्रैक्टेड रेस है यह इस मिरर के लिए इंसिडेंट रेस है। मिरर के लिए यह जो इंसिडेंस रेस है यह कन्वर्जेंट नेचर की है। कन्वर्जेंट नेचर की यह रेस, कन्वर्जेंट नेचर की यह इंसिडेंस रेस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। The rays are emitted by same single point source incidented on the mirror like this. किसी भी इंसिडेंट रेस के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है। इस सोर्स एस को तो ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, सोर्स एस तो इस लेंस का ऑब्जेक्ट था। सोर्स एस से निकलने वाली रेस तो लेंस के लिए इंसिडेंस रेस थी। अब इस लेंस की जो रिफ्रैक्टेड रेस है, जो इस मिरर पर इंसिडेंस रेस है, इन इंसिडेंस रेस का ऑब्जेक्ट किसे कहा जाए? हम कहते हैं इन कन्वर्जेंट रेस को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ा के इस पॉइंट पर देखिए। मैं कहता हूं यह वह पॉइंट है जहां पर इमेज बन गई होती यदि मिरर नहीं होता। यदि यह मिरर नहीं होता तो यह रेस आगे बढ़ते हुए इस पॉइंट पर मिल गई होती और इस पॉइंट पर एक रियल इमेज बन गई होती, जो कि नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी क्योंकि मिरर था। ऐसी स्थिति में इस पॉइंट को कह दिया जाता है एक ऑब्जेक्ट, एंड इट्स सेड टू बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मिरर पर किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होने के बाद दो रेस कन्वर्जेंट नेचर के भांति, कन्वर्जेंट नेचर के माफिक मिरर पर यदि इंसिडेंट हो जाए, देन such incidence race always forms a virtual object. Once again, virtual object actually कुछ होता नहीं है, it's simply a concept. किसी एक पॉइंट से दोनों रेस आ रही है, किसी कन्वर्जिंग सिस्टम के द्वारा कन्वर्ज हुई और कन्वर्ज होके कन्वर्जेंट नेचर की तरह से मिरर पर इंसिडेंट हो गई। यह रेस और भी आगे बढ़ के पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ पर, पॉइंट ओ पर कन्वर्ज होकर रियल इमेज बना लेती यदि मिरर नहीं होता, लेकिन मिरर होने की वजह से वहां पर नहीं मिल पाई, रियल इमेज नहीं बन पाई। तो जो रियल इमेज नहीं बन पाई उसी जगह पर हम एक ऑब्जेक्ट कह देते हैं और हम कह देते हैं कि वी हैव गॉट अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट।
यह रेस, दोनों रेस रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्शन के दौरान लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सेम प्लेन में आएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, और यह दोनों रेस इस तरह से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पर दोनों रेस मिल जाएंगी। इस पॉइंट पर एक इमेज बन जाएगी, और यह जो इमेज बनी है, चूंकि लाइट रेस रियली कन्वर्ज हुई है, चूंकि इस जगह पर लाइट एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हुई है, दिस इमेज इज सेड टू बी द रियल इमेज। एंड मेक अ नोट, प्लेन मिरर always form a real image of all virtual object। प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज ही बनाता है। अब रियल इमेज की खास बात, real image is the real point of convergency of light energy। रियल इमेज लाइट एनर्जी का रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंसी होता है। इस पॉइंट पर सचमुच में लाइट एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है। Real image can be taken on the screen। इस जगह पर एक स्क्रीन रखी जा सकती है, और उस स्क्रीन पर रियल इमेज को ऑब्टेन करा जा सकता है, उस स्क्रीन पर रियल इमेज को बनाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल इमेज can be observed from anywhere। We never need, observer never need to align himself with the reflected rays। reflected rays के साथ alignment की कोई जरूरत नहीं है। रियल इमेज बिना किसी alignment के ऑब्जर्व की जा सकती है। इस समय आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हो, इस समय जो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जो कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इनफैक्ट दैट इज अ रियल इमेज। उस रियल इमेज को स्क्रीन पर ले लिया गया है। उस रियल इमेज को स्क्रीन पर लेकर ही आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। उसे ऑब्जर्व करने के लिए आप कभी अलाइन नहीं कर रहे हो अपने आप को, ऐसे ऐसे अगल बगल नहीं देख रहे हो। आप चाहे आगे बैठे हो, चाहे दाएं बैठे हो, चाहे बैठे हो बाएं बैठे हो, चाहे पीछे बैठे हो, आपको हर जगह से वह इमेज यूनिफॉर्मली एक जैसी, एक ही तरह से दिखाई देती है। इट्स यूनिफॉर्मली ऑब्जर्वेबल फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी देखो, हॉल के बाहर से मत देखो, बस अंदर बैठकर देखोगे आपको दिखेगी। दैट इज अ रियल इमेज। वह एक रियल इमेज। जैसा मैंने बताया, वर्चुअल इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए मिरर के साथ में आपको अलाइन करना पड़ता है। आप देखिए, कहीं मिरर में आप देखेंगे एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ में आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया ही दिखाई देगा, सारा एरिया नहीं दिखाई देगा। आपको मिरर को इस तरह से कुछ अलाइन करना होगा अलग अलग एरिया देखने के लिए, यदि मिरर के थ्रू आप देखना चाहते हो। लेकिन यह जो रियल इमेज आप देख रहे हो, यह कहीं से भी देखी जा सकती। इट्स रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ एनर्जी। आप स्क्रीन के पास में आके खड़े होकर देखो, आपको गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि लाइट एनर्जी सचमुच में वहां पर कन्वर्ज हो रही है। बचपन में कभी आप वह खेल खेले होंगे, वो बिलोरी कांच ले लेते हैं, सन के सामने खड़े हो जाते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं, और बिलोरी कांच को फोकस करते हैं, माचिस की तीली रख देते हैं, और उसका जो टिप है, उस टिप पर हम सन की जो इमेज है उसको फोकस करते हैं। इनफैक्ट हम पूरे कांच पर, पूरे बिलोरी कांच पर
इंसिडेंट होने वाली जो सन की लाइट एनर्जी है, उस एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट, उस एनर्जी को कन्वर्ज करवाते हैं उस माचिस की तीली पर, टिप पर। सन की इमेज बनाते हैं उस पर, और इतनी ज्यादा एनर्जी एक छोटे से एरिया पर इंसिडेंट होने की वजह से एकदम से कुछ समय के बाद वह जल उठती है, क्योंकि उस जगह पर लाइट एनर्जी कन्वर्ज हो रही है। इट्स अ प्रैक्टिकल फिनोमेना। उस जगह से आप तीली हटाइए, अपनी उंगली रख दीजिए, 10-15 सेकेंड के अंदर आपकी उंगली जलने लगेगी, आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होगा आपको। इट्स बिकॉज कि सन की रियल इमेज वहां पर बनाई जा रही है, सन की लाइट एनर्जी को उस जगह पर कॉन्सेंट्रेट करा जा रहा है, कन्वर्ज करवाया जा रहा है, एंड दैट इज अ रियल इमेज। वी कैन ऑलवेज ज्योमेट्रिकली प्रूव दैट प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि d है, तो वर्चुअल इमेज की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ही होती है। प्लेन मिरर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यदि d है, तो उसकी रियल इमेज की डिस्टेंस भी d होती है। इफ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर इज d, then image distance from plane mirror is also d. ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी यदि d है, तो इमेज की भी मिरर से दूरी d ही होगी, चाहे ऑब्जेक्ट रियल हो चाहे ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। रियल ऑब्जेक्ट यदि होगा तो वर्चुअल इमेज समान दूरी पर होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यदि होगा तो रियल इमेज समान दूरी पर होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इमेज की डिस्टेंस सेम होगी। मैंने अभी अभी आपको बताया प्लेन मिरर or the phenomena of reflection obeys the law of reciprocity। कहने का मतलब है कि यदि यह ऑब्जेक्ट O है तो उसकी यह इमेज है, इसके बजाय यदि यह ऑब्जेक्ट हो जाता तो पहले जो ऑब्जेक्ट था वह इमेज बन जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यह रियल इमेज, इसके बजाय यदि यह रियल ऑब्जेक्ट हो जाता तो यह वर्चुअल इमेज हो जाता। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, ऑलवेज ओबेड बाय प्लेन मिरर, ऑलवेज ओबेड ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ the next is the concept of image location। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज लोकेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। यह कोई प्लेन मिरर है और यह कोई ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट से दो रेस ले ली जाएं, मिरर पर इंसिडेंट होने वाली दो रेस यदि ले ली जाएं, तो इन दो रेस के द्वारा इमेज इजीली लोकेट की जा सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। इन दोनों रेस की रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन कर ली जाए, इन दोनों रेस की रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन कर ली जाए और इन रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए। जहां से यह दोनों रेस आती हुई दिखाई देंगी वहीं पर इमेज होना चाहिए। दो रेस ली जाएं, दोनों रेस की रिफ्लेक्टेड रेस ले ली जाएं, उन रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए। जहां पर यह दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी वहीं पर पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की इमेज बनना चाहिए। ऑटोमेटिकली
यदि यह ऑब्जेक्ट की दूरी d है तो इमेज की भी दूरी d हो जाएगी। यह ऑब्जेक्ट की दूरी यदि d है तो इमेज की दूरी भी ऑटोमेटिकली d हो जाएगी। दूसरा तरीका, इधर तो हमने 2 रेस लिए तब जाके इमेज लोकेट हो पाई है। इवन एक रे के द्वारा भी किसी की इमेज लोकेट की जा सकती है। यदि यह कोई मिरर है और कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O से यह एक रे ली गई जो मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। हमें पता होना चाहिए द लेंथ ऑफ द रे। इस रे की लेंथ पता होनी चाहिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट O से चल के इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक की इस लाइट रे की लेंथ पता होनी चाहिए। यदि यह रिफ्लेक्टेड रे है तो इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करा जाए। और यह लेंथ L है तो लेंथ L ही इधर मेजर कर लिया जाए। Here we'll have the image। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O की इमेज होगी। एक रे लेकर और उसकी रिफ्लेक्टेड रे लेकर इस तरह से हम इमेज लोकेट कर सकते हैं। यह लेंथ और यह लेंथ यदि बराबर हो जाए तो यह पॉइंट इमेज होगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल, दिस इज XY कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वी हैव गॉट अ मिरर प्लेस्ड लाइक दिस। XY कोऑर्डिनेट एक्सिस के पर इस तरह से कोई मिरर है 45 डिग्रीज पर। यदि ऑब्जेक्ट 50,0 पर है, देन कैन यू टेल मी द इमेज कोऑर्डिनेट। इमेज कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? XY कोऑर्डिनेट एक्सिस पर 45 डिग्रीज पर इस तरह से कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है। 50,0 पर एक्स एक्सिस के अलावा इस तरह से कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहां होनी चाहिए? क्या उस इमेज का कोऑर्डिनेट आप मुझे अभी बता पाएंगे? हाँ,